सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। आई एम मोहम्मद अमन नैत सिद्दीकी। हमने फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, मोशन। तो ये एक बैकअप क्लास नहीं बोलना चाहिए, ये एक तरीके का समरी है जो मैं आपको, जो भी नए स्टूडेंट्स या जिनका जिनका जो छूट चुका था, 8 जून से अपनी रेगुलर क्लासेस चालू है। तो उससे पहले मैं आपको एक ब्रीफ समरी दे देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं बहुत अच्छी तरीके से। ये उतने डिटेल में तो नहीं होगा जैसे मैंने क्लास में पढ़ाया है, लेकिन हाँ एक शॉर्ट समरी दे दूंगा ताकि आपको हर एक टॉपिक के बारे में एक आइडिया लग जाए कि वो है क्या। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि मैं जब हमारी कोचिंग स्टार्ट होगी तो मैं आपको वापस से चैप्टर नंबर 1 रिपीट होगा। 9th के 2 बैचेस बनेंगे तो ऑब्वियसली मैं इसको वापस से फिर से पढ़ाऊंगा। तो जिसका भी छूट गया है पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये चैप्टर जितना मैंने 2 महीने में पढ़ाया है मैं वापस से इसको रिपीट करूंगा इन बैकअप क्लासेस ड्यूरिंग द कोचिंग सेशन। राइट। तो अभी ऑनलाइन के लिए कम से कम मैं आपको इतना बता देता हूँ जिससे कि आप लोग को अभी आगे 8 जून से जो क्लासेस है उसमें आपको चीज़ें समझ में आने लग जाए। ठीक है। तो मैंने मोशन स्टार्ट कर रहे थे, तो याद रखो व्हाट डू यू मीन बाय मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का एक जगह से दूसरी जगह मूव होना उसको हम मोशन बोलते हैं। ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विद अ रेफरेंस पॉइंट उसको हम बोलेंगे मोशन। ठीक। तो ये बेसिक सा डेफिनेशन था मोशन का, जिसमें कि ये एक एग्जांपल दिया था मैंने कि एक कार पॉइंट ए से पॉइंट बी में मूव कर रहा है। तो कभी भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हम हमेशा उसको एक रेफरेंस पॉइंट से देखते हैं। और रेफरेंस पॉइंट हमेशा क्या होता है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर ये घर और ये पेड़ है, ये स्टेशनरी है यानी कि ठहरा हुआ है। तो ये कार यहाँ से यहाँ चल रही है, हम ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को देख के बता सकते हैं कि कार पहले यहाँ थी बाद में यहाँ पर हो गई। तो दिस इज नोन एज अ मोशन। ठीक। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस ट्रेवल एंड व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखना फिजिक्स में दो क्वांटिटी होती है। एक क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी और एक क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। राइट। व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करे उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और जो क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करेगी उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जो क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगी उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और जो क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करेगी उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। ठीक। मैग्नीट्यूड का मतलब बेसिक सी मीनिंग हो जाएगा उसका वैल्यू। जैसे कि अगर मैं बोलूं अ कार इज मूविंग, जैसे ये एग्जांपल में देखो, अगर मैं बोलूं अ कार इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी 5 किलोमीटर। तो अब ये जो 5 किलोमीटर हो गया ये एक वैल्यू हो गई, उसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो अगर मैं बोलूंगा कि कार ए से बी में मूव कर रही है, 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो ये 5 किलोमीटर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। लेकिन अगर यही मैं बोलूं कि अ कार इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी 5 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। अब यहाँ पर मैंने डायरेक्शन बता दिया कि ए से बी कार मूव कर रही है 5 किलोमीटर, जो कि ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो अब यहाँ पर क्या बोलेंगे, हमने हमने 5 किलोमीटर डिस्टेंस बताया और डायरेक्शन भी मेंशन किया ईस्ट, तो अब हम इस केस में उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक। तो देखो थोड़ा सा अंतर है, अगर सिर्फ वैल्यू की बात करेंगे तो हो जाएगा डिस्टेंस, और अगर वैल्यू के साथ डायरेक्शन को बता देंगे तो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, तो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस क्या होता है, अगर आपको कोई एक लाइन में पूछे कि डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है, तो डिस्टेंस ट्रेवल इज नथिंग बट अ टोटल ट्रेवल। एक ऑब्जेक्ट टोटल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कितना चल रहा है इज नथिंग बट अ डिस्टेंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। एक ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट में शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये आपको ये डायग्राम से मैं बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ। सपोज ये देखो कोई भी एक पर्सन है जो पहले ए से सी मूव किया 4 किलोमीटर और सी से बी मूव किया 3 किलोमीटर। समझना, एक पर्सन है वो ए पे था, ए से सी मूव किया और सी से फिर अगेन बी मूव किया। तो ए से सी मूव किया 4 किलोमीटर और सी से बी मूव करेगा 3 किलोमीटर। तो देखो डिस्टेंस का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, डिस्टेंस का मतलब बताया था कि डिस्टेंस इज अ टोटल ट्रेवल।
एक पर्सन टोटल कितना चल रहा है। तो ए से सी कितना चल रहा है 4 किलोमीटर और सी से बी कितना चल रहा है 3 किलोमीटर। तो 4 + 3 कितना हो गया 7 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना चला 7 किलोमीटर। ठीक, कभी भी डिस्टेंस का मतलब हमेशा कि एक इंसान टोटल कितना चल रहा है, तो टोटल हो गया 7 किलोमीटर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो याद रखना डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट अ शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, सबसे छोटा रास्ता बिटवीन देयर इनिशियल पॉइंट जहां से चलना चालू किया था एंड बिटवीन द फाइनल पॉइंट, यानी जहां पर वो रुका हुआ है, यानी जहां से चलना चालू किया था और जहां पर गया है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में जो सबसे छोटा रास्ता होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और याद रखना हमेशा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो बनता है इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा। तो ए और बी के बीच में अगर हमको एक सबसे छोटा रास्ता बनाना है तो हमको यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचनी पड़ेगी। तो दिस मस्ट बी द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन योर इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा। आप पाइथागोरस थ्योरम से अगर फाइंड करोगे तो पाइथागोरस थ्योरम से ये आपका आ जाएगा 5 किलोमीटर। राइट, तो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस आ गया आपका 7 किलोमीटर, क्योंकि जितना चला था तो 7 किलोमीटर चला। और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो होपफुली आपको यहाँ से समझ में आया होगा। बस आप इतना याद रखो कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करेगा। ठीक, और एक चीज और, ये मैं लक्ष्मी सिंह की बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज ध्यान देना। ये वीडियो है, आप जो देख रहे होंगे वीडियो लेक्चर होगा। तो कभी भी आपको कोई भी डाउट हो तो वीडियो को पुश करना। और ये बुक रीडिंग आप कर सकते हो, इस बुक में सारे एग्जांपल्स दिए हैं, जो जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ यहाँ पूरा एलोबरेट किया हुआ है। तो अगर आपको कोई डाउट आ रहा होगा तो वीडियो को पुश करके आप इसको रीड कर लेना, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया। यहाँ पर एक फोटोग्राफ है, यहाँ से भी हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को समझ सकते हैं। ये टाउन ए है, ये टाउन बी है। कार टाउन ए से टाउन बी मूव कर रही है, जो कि टोटल 25 किलोमीटर है। यानी ये जो रोड का डिस्टेंस है, ये रोड का टोटल डिस्टेंस है 25 किलोमीटर। और अगर हम ये टाउन ए और टाउन बी से एक स्ट्रेट लाइन खींचें तो ये स्ट्रेट लाइन जो आएगा, ये टोटल लेंथ जो इसकी आएगी ये आएगी 10 किलोमीटर। अब अगर हमको कोई इस डायग्राम में बोले कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो डिस्टेंस आपको मालूम है, डिस्टेंस होता है टोटल ट्रेवल। तो ये कार को टाउन ए से टाउन बी जाने में टोटल कितना चलना पड़ेगा 25 किलोमीटर। तो ये क्या हो जाएगा इसका डिस्टेंस। और टाउन ए से टाउन बी में अगर हमको शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बनाना है तो डेट इज नथिंग बट इट इज अ स्ट्रेट लाइन, सबसे छोटा पाथ यही बनेगा। ठीक, विच इज अ 10 किलोमीटर। तो इस केस में डिस्टेंस हो जाएगा 25 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट जिसको मैं एस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ये हो जाएगा 10 किलोमीटर। याद रखना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को दोनों को डी से रिप्रेजेंट कर सकते हो या दोनों को एस से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कोई भी उसमें सिंबल यूज कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और याद रखना, डिस्टेंस का भी ऐसा यूनिट होता है किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट होता है किलोमीटर। अब ऐसा यूनिट क्या होता है, एसआई का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। एसआई का मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। तो डिस्टेंस का हम एसआई यूनिट रखेंगे, सॉरी मीटर रखेंगे, सॉरी किलोमीटर मैंने बोल दिया। डिस्टेंस का एसआई यूनिट आप रखोगे मीटर और डिस्प्लेसमेंट का भी जो तुम्हारा एसआई यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर। तो याद रखना डिस्टेंस को हम वेरियस यूनिट से मेजर करते हैं, जैसे कि मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो ये सब आपने पहले जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। तो ये सारी जो यूनिट है वो डिस्टेंस की है जो हम मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मीटर, किलोमीटर, तो ये सारी चीजें। तो होपफुली आप लोग को डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कुछ कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए वही सब चीजें जो मैंने एक्सप्लेन किया है, तो वीडियो को पुश करके आप लोग समझ सकते हो बहुत अच्छे से। जैसे यहाँ लिखा है डिस्टेंस ट्रेवल हैज ओनली मैग्नीट्यूड वेयर एज द डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन।
ठीक, वैसे यहाँ लिखा है डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जितनी चीजें मैंने अभी आपको पढ़ाई वो सारी चीजें इसमें हैं। एक बार वीडियो को पुश करके आप लोग इसको रीड कर लेना और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। राइट, अगेन देखो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। ये तो आप आराम से बता सकते हो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से सी और सी से बी मूव कर रहा है तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा। ठीक, या तो यहाँ पर दिया देखो डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम ए टू ए। अच्छा, पहले ए में था, फिर ए से बी में गया, बी से सी में गया और सी से वापस ए में आया। यानी पहले कोई ऑब्जेक्ट ए में था, ए से बी में गया, बी से फिर सी में गया और फिर सी से वापस ए में आया। तो टोटल कितना चला, डिस्टेंस इज टोटल ट्रेवल। तो टोटल चला वो 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर। तो कितना हो गया डिस्टेंस टोटल, 12 किलोमीटर। 5 + 3 + 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो याद रखना डिस्प्लेसमेंट हम डिसाइड करते हैं इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट से। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट चलना चालू किया था और वापस पूरा चलने के बाद वापस वो यहीं पर आ गया। यानी कि इनिशियल पॉइंट भी यही है और जो इसका फाइनल पॉइंट भी है ये भी यही है। यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। तो इस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। जहां से चलना चालू किया था वहीं आके वापस आ गया। तो इस केस में इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 0। आया समझ में। ठीक, अब नेक्स्ट केस जो है तुम्हारा वो है तुम्हारा सर्कुलर ट्रैक का। नाउ सर्कुलर ट्रैक बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल आता है। तो आपको इसका बेसिक मैं पहले कंसेप्ट यहाँ थ्योरी में पढ़ा देता हूँ। कभी भी याद रखो, अगर कोई सर्कुलर ट्रैक है और यहाँ पर अगर कोई एथलीट दौड़ रहा है और अगर आपसे कोई बोले कि ये एथलीट टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो याद रखना कभी भी सर्कुलर ट्रैक में अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो इट इज नथिंग बट अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। क्या होगा वो, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विच इज नथिंग बट 2πr। राइट, तो कोई भी आपसे अगर पूछता है कि बताओ सर्कुलर ट्रैक में टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो सर्कुलर ट्रैक का टोटल डिस्टेंस कितना होता है, 2πr। यानी यहां से यहां तक जो सर्कल की लेंथ होगी डेट इज नथिंग बट 2πr विच इज अ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। राइट, और कोई अगर हाफ सर्कल ट्रेवल करेगा, यहां से यहां तक अगर कोई हाफ सर्कल ट्रेवल करेगा तो वो हो जाएगा आपका πr फॉर हाफ सर्कल। ठीक, अगर हाफ सर्कल ट्रेवल कर रहा है तो उसका आपका डिस्टेंस हो जाएगा πr, जस्ट इसका आधा। ठीक, तो याद रखना डिस्टेंस हमेशा हम किससे निकालेंगे, सरकमफेरेंस से। लेकिन अगर कोई डिस्प्लेसमेंट निकालने बोलता है तो देखो कैसे निकलेगा। सपोज कोई एथलीट यहाँ से दौड़ना चालू किया है और दौड़ते दौड़ते ये पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लिया, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा वो, 2πr। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जहां से चलना चालू किया था वापस वहीं आ गया, यानी इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम हो गया। तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका, 0। राइट, लेकिन अगर इसी केस में अगर कोई बोलता आपसे कि मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट ए, कोई एथलीट ए से दौड़ना चालू कर रहा है और बी पे आके रुकेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो πr। और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ की स्ट्रेट लाइन रहेगी विच इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल या 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इस केस में, डायमीटर और 2r भी बोल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, तो मेरे ख्याल से आप लोग ये आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो ये सैंपल प्रॉब्लम आप लोग ट्राई करना, इसकी सॉल्यूशन भी है, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप वीडियो को पुश करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का कंसेप्ट बहुत ही सिंपल सा है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और कोई ऑब्जेक्ट अगर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, ठीक, तो पहले ये पॉइंट में मूव किया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया। सपोज ये 1 मीटर ट्रेवल किया, अगेन यहाँ पर 1 मीटर ट्रेवल किया, फिर 1 मीटर ट्रेवल किया, अगेन 1 मीटर ट्रेवल किया। तो अगर ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है हर एक सेकेंड में, यानी कि हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इस टाइप के मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन।
यानी कि ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो डेट इज नोन एज अ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, अब यूनिफॉर्म मोशन का प्रैक्टिकल एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि एक नेशनल हाईवे है, कोई भी ट्रैफिक नहीं है, कोई भी ब्रेकर नहीं है, तो अगर आप कार को 60 की स्पीड में चलाएंगे तो ये हो सकता है कि आने वाले 10 मिनट तक आपकी स्पीड सेम रहे 60, ना ही बढ़े ना ही कम होए, हम स्पीड को मेंटेन रख सकते हैं। तो उस केस में जो मोशन होगा हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, यानी उस केस में जब आपकी स्पीड कांस्टेंट है तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल बड़ा ही सिंपल है, आप कोई भी मार्केट प्लेस ले लो, अगर आप मार्केट प्लेस में जब गाड़ी चलाते हो तो आपको कंटिन्यूअसली ब्रेक मारना पड़ता है, फिर आपको एक्सेलरेशन देना पड़ता है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कंटिन्यूअसली वेरी होगी। तो उसके वजह से क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट हो सकता है कि पहले 1 मीटर चल ले, फिर हो सकता है कि जीरो हो जाए, अचानक से कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो ब्रेक मारना पड़ गया, कोई गाड़ी आ गई, फिर हो सकता है अचानक से 2 मीटर चल ले। तो ये क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस चलेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, अब बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया, चाहो तो आप एक बार इसको रीड कर सकते हो और अच्छे से चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो यूनिफॉर्म मोशन का हमेशा याद रखना, जो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन का आपका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन रहता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलते हैं इसको। ग्राफ को और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आप लोग हमेशा याद रखोगे कि यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ रहेगा इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ रहेगा इट इज ऑलवेज अ कर्व्ड लाइन, हमेशा ये कर्व रहेगा, ऊपर की तरफ भी रह सकता है नीचे की तरफ भी रह सकता है, इसको भी हम आगे और डिटेल में देखेंगे। अभी आपको फिलहाल इतना याद रखना है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, इट इज ऑलवेज अ कर्व्ड लाइन। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे बॉल को ऊपर फेंकना या बॉल को ऊपर से नीचे फेंकना। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं आपके नॉन यूनिफॉर्म मोशन के, इसको बहुत ही डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था, जो कि मैं आपको आगे बाद में बता दूंगा। ठीक, तो फिलहाल हमको यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया कि एक ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कर रहा है तो यूनिफॉर्म हो गया, और अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कर रहा है तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। नेक्स्ट है आपका स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अगेन बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, व्हाट इज स्पीड। स्पीड क्या होगी, स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है जो आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है। व्हाट इज द स्पीड, स्पीड इज नथिंग बट अ डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। ठीक, बस आपको एकदम सिंपल वे में डेफिनेशन याद रखना है, स्पीड इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, तो v इज इक्वल टू डिस्टेंस को, अब देखो यहाँ पर s से किया है, आप s से भी कर सकते हो d से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो v इज इक्वल टू s अपॉन t। ठीक है, तो इसकी यूनिट जो होती है वो यूनिट क्या हो जाएगी, डिस्टेंस की यूनिट होती है हमारी मीटर, और टाइम की यूनिट होती है हमारी सेकेंड। तो स्पीड की यूनिट हो जाएगी हमारी, स्पीड की जो यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगा आपका, मीटर पर सेकेंड। तो ये भी आप लोग याद रखोगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बेसिक सा फॉर्मूला है। अगेन देखो, जैसे हमने दो चीजें पढ़ी थी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दोनों सेम चीज थी, एक सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा था और एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड कर रहा था। वैसे यहाँ पर दो क्वांटिटी है, स्पीड और वेलोसिटी। सेम जैसा हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा था, स्पीड और वेलोसिटी भी कुछ वैसी है। स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रही है, और जो वेलोसिटी है वो तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी है जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। स्पीड का फॉर्मूला हो गया आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बस इतना सा फर्क है, एक पूरा स्केलर क्वांटिटी है और एक पूरा वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ, ऐसा यूनिट होता है स्पीड का मीटर पर सेकेंड। याद रखना, एक चीज बताना ऊपर मैं भूल गया था, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं ओडोमीटर। क्या बोलेंगे, ओडोमीटर। और ओडोमीटर ना, आप अपने बाइक्स वगैरह में देखे होंगे, बाइक में जो ये व्हाइट कलर की रिंग्स होती हैं जो कि कंटिन्यूअसली घूमते रहती हैं, इसको हम बोलते हैं ओडोमीटर। आपको ये जो बाइक वगैरह में जो व्हाइट कलर की रिंग दिखती है, ये हमको टोटल डिस्टेंस दिखाता है कि आपका ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जिसको हम ओडोमीटर बोलते हैं। राइट, वैसे ही स्पीड मेजर करने के लिए जो आपका यूज होता है डिवाइस,
उसको हम बोलते हैं स्पीडोमीटर। अगेन ये आपके बाइक में ये वाला जो मीटर होता है इसको हम बोलते हैं स्पीडोमीटर, जिससे कि आपको स्पीड मेजर आप कर पाते हो कि आपका व्हीकल कितने स्पीड में है। ठीक, तो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, और जो डिवाइस यूज करते हैं स्पीड मेजर करने के लिए डेट इज अ स्पीडोमीटर। राइट, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एवरेज स्पीड, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एवरेज स्पीड आप सीधा सीधा डायरेक्ट याद रखो, इट इज नथिंग बट अ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। व्हाट इज एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो कभी भी आपको जैसे एक ऑब्जेक्ट ए से बी मूव कर रहा है, बी से सी मूव कर रहा है, सी से डी मूव कर रहा है, एक या एक से ज्यादा पॉइंट में मूव किया है, अगर आपको कोई बोलेगा भाई एवरेज स्पीड निकालो, तो आप एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? आप उसका टोटल डिस्टेंस निकाल लेना कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में टोटल कितना चला है, अपॉन उसका टोटल टाइम कर देना, आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है न्यूमेरिकल के इस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम आगे देखेंगे अभी। नेक्स्ट है आपका यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या रहेगा? बहुत ही सिंपल सी बात है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कांस्टेंट स्पीड, यानी कि जब आपका स्पीड सेम है, कांस्टेंट है। तो जस्ट इसके ऊपर मैंने यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन आपको बताया था कि जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो सेम यूनिफॉर्म स्पीड का भी डेफिनेशन वही आएगा, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल मे बी। ठीक है, तो दैट इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड, आप इसको डायरेक्टली याद रखना। फिर ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो एवरेज स्पीड के फॉर्मूले से रिलेटेड या स्पीड के फॉर्मूले से रिलेटेड है। बहुत ही सिंपल है, डिस्टेंस दिया होगा, यहाँ पर जैसे डिस्टेंस आपको किलोमीटर में दिया है, टाइम दिया है, तो हमको क्या करना है, स्पीड निकालना है सेंटीमीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन इसका दिया हुआ है, आप लोग इसको रीड कर लेना। नहीं समझ में आएगा तो मैं क्लास में जितने भी न्यूमेरिकल फिजिक्स में मैंने कराए हैं, मैं वापस से बैकअप क्लास में पूरे न्यूमेरिकल रिवीजन आपको पूरा करवाऊंगा, हर न्यूमेरिकल आपको मैं वापस से सॉल्व करवाऊंगा। अभी ये रिवीजन क्लास है, समरी टाइप का मैं दे रहा हूँ, तो यहाँ पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन हाँ मैं उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दे देता हूँ। तो ये क्वेश्चन 1 है, तो ये क्वेश्चंस आप देख लेना पूरे। ठीक है, आपको यहाँ पर आराम से बहुत डिटेल में समझाया है, तो मेरे होपफुली आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक, तो वीडियो को पुश करके आप लोग इसको रीड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 2 है उसी का। ये सारे क्वेश्चंस हमने कॉपी में, मैंने नोट्स जब बनवाए हैं तब मैंने करवाए हैं, यही सारे क्वेश्चंस मैं वापिस से करवा दूंगा। लेकिन अगर आपको पढ़ के समझ में आ जा रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग बना लेना, क्योंकि बन जाएगा सिंपल सा, वही स्पीड और डिस्टेंस वगैरह सिंपल सिंपल फॉर्मूले यूज हुए हैं, तो मेरे हिसाब से आपसे बन जाने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, इसके बाद आगे नेक्स्ट मैं एक और आपको लेक्चर दूंगा फिजिक्स का, तो उसमें हमारा पूरा एक्सेलरेशन तक मैं कवर अप कर दूंगा जितना अभी तक हमने पढ़ा है। चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स।